तो स्वागत है आपका पाठशाला में। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो पहले मैं स्टेटमेंट लिख दूंगा और उस स्टेटमेंट में मोमेंटम आएगा और मैं इस मोमेंटम को समझाऊंगा आपको, ठीक है। और मैं बढ़िया से बता दूंगा कि कैसे मोमेंटम के साथ ये रिलेटेड है। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो कहता है, जो आप पढ़ते हो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो उसका सेकंड लॉ नहीं है, बल्कि न्यूटन ने जो सेकंड लॉ लिखा था अपने लॉज ऑफ मोशन के बुक में, न्यूटन ने क्या लिखा था कि आपका जो फोर्स होता है ना, फोर्स, ये न्यूटन का लिखा वाला है, ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बराबर। तो न्यूटन ने लिखा था कि फोर्स जो रहेगा वो dp/dt रहेगा और यहाँ पे p जो होता है वो मोमेंटम होता है। तो ये था न्यूटन सर का दिया हुआ डेफिनेशन, तो ये है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखो, जैसे यहाँ पे एक टर्म आया मोमेंटम, अब इसको समझते हैं ज़रा। अब देखो, इस लॉ को समझना इंपॉर्टेंट नहीं है उतना जितना इस चैप्टर में इस मोमेंटम को समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग मोमेंटम को बाद में समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे बगल में समझ लेते हैं मोमेंटम को। अब देखो, मोमेंटम समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं इसका डेफिनेशन ही बताऊँगा कि ये होता क्या है असल में, लेकिन उसके पहले इसे कर लेते हैं, डन है। अब देखो, अब अगर तुम कोई भी बॉडी को देखो, उसको समझना ज़रा, मोमेंटम एक फीलिंग है और कुछ नहीं है, डन। अभी अगर आप देखो, सपोज तुम्हारे सामने एक गाड़ी आ रहा है, गाड़ी मोशन में, एक इंक्लाइन प्लेन से गाड़ी आ रहा है तुम्हारे पास, डन। ये वाला गाड़ी का जो मास है, मान लो सम सॉर्ट ऑफ 100 kg है, डन। एक 100 kg का गाड़ी तुम पे आ रहा है, तुमको उसको यहाँ पे रोकना है, डन। सेम इसी इंक्लाइन प्लेन से अगर मैं तुम्हारे ऊपर एक छोटा सा एक बॉक्स फेंक दूँ जिसका वेट 1 kg होगा, तुम किसको फोर्स अप्लाई करके रोक पाओगे? अगर तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम किसको फोर्स अप्लाई करके रोक पाओगे? इस गाड़ी को रोक पाओगे, 100 kg वाला गाड़ी, या फिर तुम इसको, ये 1 kg वाला बॉक्स जो नीचे मोशन में आ रहा होगा, किसको रोक पाओगे बताओ? ऑब्वियसली जब ये मोशन में रहेगा और अगर मुझे इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के रोकना है तो मैं इसी को रोक पाऊँगा। 100 kg वाला मुझसे रुकेगा नहीं, ठीक है। 100 kg से मन नहीं भर रहा है तो 1000 kg ले लो। क्या 1000 वाला kg जो ऑब्जेक्ट है उसको तुम रोक पाओगे? नहीं। तो मतलब जब भी कोई चीज़ मोशन में होता है तो उसका मास बताता है हमें, तो उसका मास डिफाइन करता है कि उसको रोकने के लिए कितना फोर्स मुझे देना होगा। कोई भी चीज़ अगर मोशन में होता है तो उसको रोकने के लिए मुझे कितना फोर्स देना होगा, वो कौन बताता है? मास बताता है। इसका उल्टा भी बोल सकते हो, अगर यहाँ पे एक 1 kg का बॉक्स पड़ा है, एक 100 kg का गाड़ी पड़ा है, मतलब 1000 kg का गाड़ी सामने पड़ा है, तुम किसको मूव करवा पाओगे फोर्स लगा के? ऑब्वियसली 1 kg वाले को मूव करवा पाओगे, 1000 kg को नहीं मूव कर पाओगे ना। तो मतलब कोई भी चीज़ को हम फोर्स लगा के मूव करवाए, मतलब स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करें, रेस्ट से मोशन में लाए, तो वो भी किस पे डिपेंड करता है? मास पे। तो मतलब कोई चीज़ को अगर आपको फोर्स लगा के रोकना है, या फिर कोई चीज़ को अगर आप फोर्स लगा के उसको चालू करना है, मतलब चलाना है, मतलब स्टेट ऑफ मोशन को अगर आपको चेंज करना है, तो वो किस पे निर्भर करता है? मास के ऊपर। तो एक तो हमने पता कर लिया कि हाँ, मोमेंटम जब भी कोई चीज़ मोशन में होता है, मोमेंटम जब भी कोई चीज़ मोशन में होता है, मूव कर रहा होता है या फिर रुका हुआ है, तो उसका स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए एक चीज़ जो इफेक्टिव है वो क्या है? मास है, डन। मतलब वो मास पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। अब देखो दूसरा चीज़, अभी मैं अगर बोलूँ तुम्हारे पास, मैंने एक छोटा सा एक बुलेट ले लिया, डन। अब मैंने एक बुलेट ले लिया, बुलेट का मास मान लो 20 ग्राम है। अभी अगर मैं इस बुलेट को तुम्हारे हाथ में कैच करूँ, मतलब थोड़ा सा, मान लो मैं इस बुलेट को तुम्हारे ऊपर सम सॉर्ट ऑफ 40 मीटर, मतलब बहुत ही छोटा, मतलब 10 मीटर पर सेकंड, मतलब ऐसे हम लोग एज यूजुअल खेलते हैं ना, ऐसे ऐसे फेंक दिया बस कि लो भाई पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, तो तुम उसको पकड़ लोगे क्योंकि बहुत ही वेलोसिटी कम है, डन। वेलोसिटी बहुत ही कम था। यही अगर मैं सेम बुलेट को मैं तुम्हारे ऊपर गन से चलाऊँ, क्या तुम मेरे साथ एक खेल खेलना चाहोगे? मैं इस बुलेट को गन से चलाऊँगा, तब इसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगा, मतलब मान लेते कुछ पता नहीं, मान लेते 1000 km/h का वेलोसिटी है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। एनी हाउ, मैं अगर तुम्हारे ऊपर उसको चलाऊँ, क्या तुम अब इस बुलेट को रोक पाओगे? नहीं ना, लेकिन इसका मास तो सेम है। और एक चीज़, जो भी कोई चीज़ मोशन में होता है हम उसको रोकेंगे, ठीक है। कोई चीज़ मोशन में है उसको रोकेंगे तो वो किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से आ रहा है तो उसे अगर हमें रोकना पड़े तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। इसी का उल्टा अगर आप बोलो,
अगर कोई चीज़ रेस्ट में है और उसी चीज़ को अगर तुम्हें बहुत फोर्स से, देखो कोई भी चीज़ बहुत ही पतला है, उसको बहुत फोर्स से फेंकोगे तो बहुत वेलोसिटी से जाएगा, मतलब बहुत डिस्टेंस जाएगा। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना, मतलब क्या करेगा? बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस करके एक छोटा सा टाइम में। तो वही चीज़, अगर तुमको कोई चीज़ को ज़्यादा फोर्स लाओगे ज़्यादा दूर जगह गिरेगा, कम फोर्स लाओगे कम दूर गिरने वाला है। इसी का अगर हम सीधा तरीके से बोले तो अगर कोई चीज़ में बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है उसको रोकने में बहुत मुश्किल होगा। दूसरा तरीके से अगर हम बोले, अगर कोई चीज़ बहुत ही मतलब छोटा है, अगर हमें उसको बहुत दूर तक फेंकना है तो हमें क्या लगाना होगा? बहुत ज़्यादा फोर्स उस पर लगाना होगा। तो वाइस वर्सा काम करता है। अगर नहीं समझ आता है तो रोकने वाले एग्जाम्पल पे रहो। अगर कोई चीज़ का मास बहुत ज़्यादा है उसको रोकने में बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई मास मूव कर रहा है, हैवी मास मूव कर रहा है, तो इट इज़ वेरी हार्ड टू स्टॉप द मास। सिमिलरली अगर कोई चीज़ हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उस केस में भी अगर आपको उसको रोकना है तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। डन। तो ये जो मोमेंटम होता है ना, यही चीज़ को बताता है। ठीक है, मोमेंटम मतलब मेजरमेंट ऑफ मोशन। अगर सिंपल भाषा में बताएं तो मोमेंटम क्या होता है? इट इज़ मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मोशन। क्योंकि फिजिक्स में हम सब चीज़ नापना चाहते हैं, तो वो कितना मोशन में है वो, उस चीज़ को कौन मेजरमेंट करता है? कौन मेजर करता है? मोमेंटम मेजर करता है। अभी अगर तुम देखो भी ना, यहाँ पे जो होता है ना m, ठीक है, MO मोमेंटम, मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम, मतलब मेजरमेंट ऑफ क्या था भूल गया, चलो कोई नहीं। तो मोमेंटम क्या होता है? ये मेजरमेंट होता है कि अमाउंट ऑफ मोशन, कि कितना ज़्यादा मोशन में उसका मेजरमेंट होता है। और वो किस किस पे निर्भर करता है? मास पे और वेलोसिटी पे। डन। एकदम बेसिक क्वांटिटी, इसका कोई डेरिवेशन कुछ नहीं होता है। ये हम लोग इसको ऐसे ही समझे थे। मोमेंटम को हम P से लिखते हैं और ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो मोमेंटम स्केलर है कि वेक्टर है, तो ये तो क्लियर हो गया ना। मोमेंटम क्या होता है? इट इज़ ए मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मोशन, इट इज़ रिटन बाय P एंड द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। उसका मैग्नीट्यूड दिखाता है हमें। अब देखो ये वेक्टर है कि स्केलर है। सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने एक बुलेट फायर किया, इस डायरेक्शन में जा रहा है बुलेट, ठीक है, तो ये है वेलोसिटी का डायरेक्शन, यहाँ से जा रहा है। तो जब बुलेट यहाँ से जाता है, क्या वो मुझे हर्ट करता है? या फिर तुम्हारे सामने से एक बुलेट निकल के चले जाए या एरो निकल के चले जाए, क्या वो तुम्हें हर्ट करेगा? नहीं। तो जो मोमेंटम होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, जो मतलब मोशन का जो मेजरमेंट है ना, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वो क्या होता है? डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि अगर वो इफेक्ट करता, अगर वो डायरेक्शन पे नहीं होता, तो हमारे सामने से अगर बुलेट निकलता तो उसका इफेक्ट हम पे होता। डन। मतलब वो हमें कुछ तो हार्म करता है ना, अगर हमारे सामने से निकल जाता तब हमें कुछ तो हार्म करता है, लेकिन वैसा नहीं करता है ना। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? डायरेक्शन क्वांटिटी बोलते हैं। मतलब ये जिस डायरेक्शन में है, क्योंकि अगर मैं गलती से भी इसके सामने आ जाऊँ तब वो मुझे हिट करेगा, लेकिन मैं इसको साइड में हूँ तो मुझे हिट नहीं करेगा, मुझे कोई इफेक्ट ही नहीं देगा, आराम से सामने से निकल जाएगा। डन। तो मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आया समझ में? वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड कितना होता है? मास इनटू वेलोसिटी। डायरेक्शन क्या होता है? ठीक है, लिख देते हैं। तो मैग्नीट्यूड कितना होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ P लिख रहा हूँ, P फॉर मोमेंटम होता है, ठीक है। P फॉर क्या होता है? मोमेंटम होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। डायरेक्टली कोई डेरिवेशन कुछ नहीं है। डायरेक्शन क्या होता है? इसका डायरेक्शन होता है जाके वेलोसिटी का डायरेक्शन, वेलोसिटी डायरेक्शन। तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन रहेगा, मोमेंटम का भी वही डायरेक्शन रहेगा। तो आई होप आपको मोमेंटम समझ आया। अब देखो इस मोमेंटम के पीछे हम क्यों पढ़े, इसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं, समझो ज़रा। तो पहला बात, मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड होता है। इसको हम लोग बाद में एक डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एज ऑफ नाउ मैं बता देता हूँ कि मोमेंटम कोई भी चीज़ का कंजर्व्ड होता है। मोमेंटम कोई भी चीज़ का क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। कंजर्व्ड होता है, ठीक है। कंजर्व्ड मोमेंटम, कोई भी चीज़ का मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। यहाँ पे मोमेंटम है, ठीक है। मोमेंटम के प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं हम, क्या क्या किस मतलब किस काम में आता है वही बोल सकते हो, प्रॉपर्टीज़। तो पहला बात, मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। इसका मतलब क्या होता है? सुनो, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहते हैं? अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो मूव करते ही रहेगा ना। डन। और जब मूव कर रहा है तो मूव करते ही रहेगा, उसके बाद अगर टकराता है तो इसके बाद से वहाँ से जाएगा। अब देखो सिंपल सी बात है, कंजर्व्ड मोमेंटम इन ए सिस्टम, सिस्टम में मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, ठीक है। ऐसे सिंपल ही नहीं होता है। अभी देखो सपोज ए बॉडी मूव कर रहा है, या भी रुका हुआ है, इसका मोमेंटम कितना है? 0। फिर ये जाके इससे कोलाइड करेगा, उसके बाद क्या होगा? ये भी आगे चलेगा और ये भी पीछे पीछे। जैसे होता है ना कैरम में, बीच में गोटी रखते हो, आप स्ट्राइकर से हिट करते हो, तो इनिशियली क्या होता है? गोटी सारे क्या होते हैं? तुम्हारे रेस्ट में होते हैं। फिर जब इससे हिट करते हो स्ट्राइकर से, तो थोड़ा देर बाद स्ट्राइकर थोड़ा सा मतलब उनसे जाकर टकराता है, फिर स्ट्राइकर थोड़ा सा दूर जाता है, बाकी सारा गोटी यहाँ हुआ भाग जाता है ना।
तो क्या होता है, अगर आप देखो एज ए सिस्टम, वो सारे जो आपके पास जो कैरम में जो गोटी थे वो सारे गोटी प्लस अगर आप स्ट्राइकर का, इस सबका अगर आप मोमेंटम दैट इज मास इनटू वेलोसिटी सबका निकाल लोगे तो आपके पास एक क्वांटिटी मिलेगी, एक डिफाइंड क्वांटिटी। ठीक है, वो जो अमाउंट होता है वो हमेशा सेम होता है, सब जगह में सेम होता है। डन। अगर आप उस कैरम की बात कर रहे हो, आप नेक्स्ट टाइम भी अगर उतना फोर्स से हिट करोगे तब भी जो अलग अलग गोटी में जो वेलोसिटी आएगा सबको ऐड करोगे तब भी उतना ही आएगा। तो मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व्ड होता है एक सिस्टम में। सिस्टम में 2 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मेंबर्स ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे उसमें। एक सिंगल बॉडी के लिए मोमेंटम कंजर्व नहीं होता है। एग्जांपल के तौर पे ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, हिट किया, अभी इसका वेलोसिटी हो गया 2 मीटर पर सेकंड। मास अगर हम इसका थोड़ा सा मान लें, देखो इसमें मास कांस्टेंट है, दैट इज़ मास को अगर हम लोग 1 kg मान लें तो मास कांस्टेंट पहले चल रहा था 10 मीटर से, दैट इज़ 1 × 10 कितना हो गया हमारा 10 का न्यूटन हो गया ना, 10 न्यूटन हो गया। मतलब अच्छा, इसका यूनिट क्या लिखेंगे, मास का यूनिट kg, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, तो मोमेंटम का यूनिट होता है kg मीटर पर सेकंड। तो पहले 10 kg मीटर पर सेकंड से जा रहा था, फिर जब ये हीटअप हुआ उसके बाद ये खाली 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 1 × 2 दैट इज़ 2 kg मीटर पर सेकंड, इतना ही मोमेंटम बचा है। तो इस केस में बोलोगे दूसरा मोमेंटम कहाँ गया, इसके पास तो है नहीं अभी ना, समझ रहे हो। सिंगल बॉडी के लिए मोमेंटम कंजर्व नहीं होता है, हमेशा सिस्टम चाहिए। इस सिस्टम, क्योंकि इसने क्या किया, अभी 10 मोमेंटम से चल रहा था, हीटअप हुआ, 2 मोमेंटम बचा, 8 मोमेंटम किसको दिया, इसको दे दिया। तो जब आप सिस्टम पे देखोगे तब सिस्टम में मोमेंटम कंजर्व होता है। और जो दूसरा काम है वो होता है फोर्स का कैलकुलेशन करने में, फोर्स कैलकुलेशन। और न्यूटन का इसी लॉ के वजह से न्यूटन फेमस है। हम लोगों ने इस तरह ट्रांसफर होता है सब सोचा था ना, लेकिन न्यूटन ने क्या सोचा था एक बार सुनो। तो न्यूटन सर ने क्या सोचा था, अगर आप देखो अभी सिंगल बॉडी से सोचना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो जब एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम चल रहा था सब कोई 2 बॉडी लेके कर रहे थे। अब न्यूटन सर ने क्या सोचा, अगर मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक गाड़ी है, अगर मैं इस गाड़ी को चलाऊँ, समझना ज़रा, मैं ये बैठा हूँ गाड़ी में, अब मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ, तो ये सम सॉर्ट ऑफ वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, गाड़ी का अपना कुछ मास भी होगा, मान लेते हैं 100 kg का गाड़ी है मेरा, तो मेरा मोमेंटम कितना आएगा इस कंडीशन में, दैट इज़ मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना है 100, वेलोसिटी 10, दैट इज़ 1000 kg मीटर पर सेकंड, ये मेरा मोमेंटम है। अब क्या हुआ, जब मैंने इस गाड़ी में ब्रेक लगाया तो क्या हुआ, गाड़ी थोड़ा देर बाद जाकर रुक गया, गाड़ी है ना, थोड़ा देर बाद चल के क्या हो गया, गाड़ी रुक गया, वेलोसिटी 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले मोमेंटम इतना था, जब गाड़ी रुक गया तब मोमेंटम कितना हो गया, 0 हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये मोमेंटम गया कहाँ पे, ठीक है। सिंगल पार्टिकल में जब सिंगल पार्टिकल रुक जाता है ना, जब यहाँ टकराया था, टकराने बाद इसका मोमेंटम कम हो गया था, वो जो मोमेंटम ट्रांसफ़र हुआ था ना वो कैसे हुआ था, उसी तरह न्यूटन ने गाड़ी को देखा, सिंगल गाड़ी चल रहा है, ब्रेक लगाया, गाड़ी रुक गया। अभी देखो यहाँ पे तो दूसरा पार्टिकल से हिट भी नहीं हुआ क्या, दूसरा कोई पार्टिकल था नहीं था, अपना आप गाड़ी रुक गया। लेकिन ये गाड़ी कैसे रुका, तो न्यूटन ने बताया कि मैंने यहाँ पे ब्रेक लगाया था, मतलब फोर्स लगाया था, हाँ, मतलब जो फोर्स होता है ना वो मोमेंटम को चेंज कर सकता है। आया समझ में। तो न्यूटन सर ने क्या देखा, अब आ जाते हैं न्यूटन के लॉ पे यहाँ पे। तो मोमेंटम हमने समझ लिया, तो न्यूटन सर ने यहाँ पे क्या देखा कि फोर्स कैन चेंज मोमेंटम। फोर्स क्या चेंज कर सकता है, मोमेंटम को चेंज कर सकता है। तो अभी फिर से वही बात, एक तो तरीका हो सकता है कि मैं गाड़ी लेके जाऊँ, धड़क्के से ब्रेक मारूँ, यहाँ पे रुक जाएगा, तो इस केस में मुझे क्या होगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। डन। दूसरा क्या हो सकता है, मैं गाड़ी लेके जाऊँ, यहाँ से ब्रेक मारना शुरू करूँ, धीरे धीरे ब्रेक मारूँ, यहाँ पे रुक जाए, यहाँ पे मुझे थोड़ा कम फोर्स लगाना होगा। दूसरा हो सकता है कि मैं गाड़ी लेके जाऊँ, यहाँ से फिर से यहाँ ब्रेक मारना शुरू करूँ, फिर धीरे धीरे यहाँ तक ब्रेक मारूँ, इसमें क्या होगा, और थोड़ा कम फोर्स लगेगा। तो न्यूटन ने देखा कि जो फोर्स होता है ना वो डायरेक्टली मतलब किस पे डिपेंड करता है, जो हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं वो डिपेंड करता है कि मोमेंटम हम कितना चेंज कर रहे हैं। मोमेंटम दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कितना कम कर रहे हो, कितना ज़्यादा कर रहे हो, वो किस पे डिपेंड करता है। मतलब मास, देखो मास तो एक बॉडी का कांस्टेंट है, इस धरती में तो हमारे अर्थ में तो कांस्टेंट ही होता है। अब देखो कोई भी चीज़ को अगर आप फोर्स मतलब ज़्यादा लगा रहा, अब मान लो इसको मैं रोकना है मोशन में, अगर कोई भी चीज़ पे हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो तुरंत रुक जाएगा, कोई भी चीज़ पे हम धीरे धीरे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे रुकेगा। आया बात समझ में। तो न्यूटन सर ने यही देखा, जो फोर्स होता है वो क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है मोमेंटम को, लेकिन कभी धीरे कभी ज़्यादा, मतलब क्या टाइम के साथ उसको चेंज करता है। तो फोर्स कैन चेंज रेट ऑफ, इसीलिए बोल दिया था रेट ऑफ मोमेंटम।
अब रेट का मतलब तो सबको पता है ना, रेट जो टाइम के साथ चेंज होता है ना, टाइम के साथ जो भी चीज़ें चेंज होता है रेट होता है। जैसे टमाटर का रेट बढ़ गया, रेट क्यों बोलते हो, टाइम के साथ चेंज होता है, मतलब रेट बढ़ गया मतलब क्या हो गया, रेट ज़्यादा हो गया। तो उसी तरह रेट ऑफ चेंज हो मतलब जो टाइम के साथ बढ़ भी सकता है कम भी सकता है। अगर आप कोई बॉडी को रोक रहे हो तो क्या होगा, मोमेंटम कम होगा। वही जगह अगर आप कोई बॉडी को मूव करवा रहे हो धीरे धीरे ज़्यादा करके तो क्या होगा, रेट पॉजिटिव होगा, मतलब रेट बढ़ेगा। तो बढ़ना घटना वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट देखा गया था कि जो रेट होता है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, मोमेंटम के ऊपर। तो यही चीज़ देख के न्यूटन ने सेकेंड लॉ बनाया था। इसी में बोला था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या बातें हमें समझ आया यहाँ तक? तो ये पूरा राम कथा करवाने के लिए मुझे इतना टाइम लगा। अभी फटाफट करते हैं। तो फोर्स किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है। अब जितना फोर्स लगाओगे उतना मोमेंटम चेंज होगा। ज़्यादा फोर्स लगाओगे तुरंत बॉडी भागने लग जाएगा, कम फोर्स लगाओगे धीरे धीरे भागेगा। बॉडी मूव कर रहा है, ज़्यादा फोर्स लगाया तुरंत रुक गया, बॉडी मूव कर रहा है धीरे धीरे फोर्स लगाया धीरे धीरे रुक गया। तो यही लिख दिया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब देखो फोर्स, इस प्रोपोर्शनलिटीज को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लिखना पड़ता है, के लिख दिया। अब dp/dt, अब देखो d/dt लिख दिया हमें। मोमेंटम क्या है, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लिया, इट इज़ ए मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मोशन दैट इज m × v, यहाँ लिख दिया। आगे करते चलेंगे तो k, अभी अगर हम इस अर्थ में देखें ना, अर्थ में देखो ऐसा कोई चीज़ तो होता नहीं है ना कि गिया मास चेंज हो गया। अर्थ में मोस्ट ऑफ द चीज़ में, क्योंकि हम इस लॉ को अर्थ पे ज़्यादा लगाने वाले हैं डन, तो हो सकता है कि मास भी चेंज हो। कोई यूनिवर्स रहेगा जहाँ पे होता होगा, लेकिन हमारे अर्थ में क्या होता है, कोई भी आप मोशन देख लो, यहाँ पे अगर एक पेन है, इसको अगर मैं अमेरिका तक मतलब लुढ़का के लेके जाऊँ तब भी इसका मास उतना ही रहेगा ना, मास तो चेंज नहीं होता है, कंजर्व क्वांटिटी बता के रखे हम। तो के डी, तो मास को बाहर निकाल देंगे तो मास चेंज नहीं होता है। तो ज़्यादातर चेंज होता क्या है, हमने ये वाला मोशन में भी देखा है, जब गाड़ी को रोक रहे हैं तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, जब गाड़ी को हम लोग धक्का मार रहे हैं तो तब भी वेलोसिटी चेंज हो रहा है। एक में वेलोसिटी कम हो रहा था, मतलब जब रोक रहे होते हैं तो वेलोसिटी कम होता है, और एक में जब धक्का दे रहे होते हैं तो वेलोसिटी बढ़ा रहे होते हैं। तो चेंज क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होता है। और हमें पता है वेलोसिटी को चेंज को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी के चेंज को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो यहाँ से आता है न्यूटन का फर्स्ट फार्मूला। लेकिन आप बोलोगे भैया हमने जो पढ़ा है वहाँ पे तो के नहीं था, तो के को हटाने के लिए क्या किया, हमने बोला कि एक बेसिक 1 न्यूटन फोर्स कुछ तो होता होगा ना, 1 न्यूटन फोर्स कुछ तो होता होगा, उस चीज़ को समझते ज़रा। उसके लिए हम क्या करें, हमने बोला कि लेट, इसको हमने के निकालने के लिए क्या किया, लेट एक्सीलरेशन को हमने मान लिया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमेशा कांस्टेंट निकालने के लिए यही सब करते हैं हम। मास को मान लिया दैट इज़ 1 kg, और फोर्स को मान लिया कि सिंपल सबसे फोर्स लगेगा 1 न्यूटन। तो जब इसको हमने वैल्यू यहाँ पे 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 पुटअप किया तो के हमारे पास निकल के क्या आ गया, 1 आ गया। तो बोला हाँ भाई ये कांस्टेंट 1 है। ऐसे करके हम कांस्टेंट निकालते हैं, ठीक है, के वगैरह। तो सो हमारे पास उसके बाद जब हमने के का वैल्यू 1 पुटअप कर दिया तो फॉर्मूला क्या आया, मास इनटू एक्सीलरेशन आ गया, डन। और इसका फोर्स का जो यूनिट है उसे नापते हैं हम न्यूटन में, क्योंकि न्यूटन सर अगर नहीं होते तो हम कभी अभी पता नहीं शायद क्या कैलकुलेट कर लेते, लेकिन इस तरह कोई सोच के फोर्स को कैलकुलेट कर सकता है वो न्यूटन नहीं सोच, मतलब न्यूटन सर ने बताया था। उसीलिए न्यूटन सर के तीनों लॉज हैं जो मैंने बताया कि फर्स्ट लॉ में ज़्यादातर काम गैलीलियो सर ने किया था, लेकिन फिर भी हम न्यूटन सर का नाम लेते हैं। क्यों, क्योंकि सर ने सेकेंड वाला चीज़ बताया था, और हम फिजिक्स में हमेशा चीज़ों को मेजर करना चाहते हैं। तो न्यूटन सर ने बताया था कि फोर्स को कैसे मेजर करोगे, तो उसीलिए हम लोग फोर्स का यूनिट न्यूटन सर के नाम से रखते हैं। आया बात समझ में? तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं एन, डन। तो ये है आपका न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हमने मोमेंटम को भी डिस्कस किया, डन, और साथ में जो फोर्स होता है उसको भी डिस्कस किया। अभी हमें एक और चीज़ पढ़ना है जो कि है इम्पल्स, जो हम अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं, अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझ आया एकदम बहुत बढ़िया तरीके से, और मोमेंटम क्या होता है ये भी समझ आया। और अगर आपसे कोई पूछे न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और वो कैसे प्रोपोर्शनल है वो मैंने आपको पूरा यहाँ पे बताया। आप चाहे तो इसको प्रैक्टिकली सोच के देखना, ठीक है एक बार। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।